इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मरीज पेन ने प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की तारीफ की है। ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर ने अब से कुछ मिनटों पहले कहा कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत लगातार प्रगति कर रहा है और ग्लोबल स्टेज पर नई ताकत के तौर पर उभरा है। इससे पहले आज ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग होना है। इस ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग का एजेंडा अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान होगा। ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य देशों में से एक है और इसलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की कल की 2+2 मीटिंग को क्वाड से जोड़कर देखा जा रहा है। आज ये भी खबर आई है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। जापान के प्रधानमंत्री ने भी अमेरिकी दौरे को लगभग कंफर्म कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार क्वाड के सभी नेताओं की आमने सामने मुलाकात होगी और पूरा फोकस अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर होगा। बाइडेन और मोदी मिलेंगे तो तालिबान पर बात करेंगे, पाकिस्तान भी एजेंडे में होगा। सवाल है कि बाइडेन को अचानक मोदी की इतनी जरूरत क्यों महसूस होने लगी? इसका जवाब आपको मिलेगा हमारी इस रिपोर्ट में। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। मोदी की यूएस विजिट की डेट ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है। हेडलाइन पढ़ लीजिए, अब की बार क्वाड पर फोकस है। एक नहीं, कई अखबारों में खबर छपी है। जापान के पीएम ने भी यूएस दौरे को हरी झंडी दे दी है। इसी के बाद मोदी के अमेरिका टूर की रिपोर्ट छपी है। अमेरिका में जब मोदी और बाइडेन मिलेंगे तो क्या बात होगी? तालिबान पर कितना डिस्कशन होगा? पाकिस्तान पर कौन सा एक्शन प्लान बनेगा? इस वक्त सबकी नजर इसी पर है। मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग दिल्ली में होने वाली है। इसकी डेट फिक्स हो गई है। 11 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री आज ही मिले हैं। कल की मीटिंग का खाका रेडी किया है और जब से पाकिस्तान को यह खबर मिली है कि मोदी बाइडेन मिलने वाले हैं, क्वाड की मीटिंग से पहले ऑस्ट्रेलिया वाले दिल्ली आए हैं, तब से पाकिस्तान को जबरदस्त बेचैनी है। बहुत से अहम दौरे हो रहे हैं, बहुत सी हंगामी मुलाकातें हो रही हैं और मीटिंग्स पर मीटिंग जारी है। अमेरिका भारत के साथ मिलकर इस खित्ते में एक बहुत बड़ा खूनी खेल तैयार कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ, अफगान तालिबान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ। वो खेल क्या है? अमेरिका इस वक्त मुलाकातें जो कर रहा है भारत के साथ और भारत में जो दौरे हो रहे हैं अमेरिका के, उसमें क्या तय पा रहा है? CIA चीफ पाकिस्तान का विजिट करके गए हैं और इससे पहले वो दिल्ली में थे और वहाँ पे MI6 के चीफ भी थे और रूस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी थे। आखिरी हो क्या रहा है? ये सारे ताने बाने कैसे बुने जा रहे हैं? मोदी सरकार विजिट कर रही है अमेरिका का और अजीत डोवल, यानी दुनिया में दो बड़े मुल्क हैं, एक है अमेरिका, दूसरा है रशिया। अजीत डोवल इस वक्त गए हुए हैं रशिया, जबकि मोदी हंगामी तौर पे जा रहा है अमेरिका। कि ये हमारे पड़ोस में हो क्या गया है? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इशारों में खेल हो जाता है। 9 सितंबर को ब्रिक्स समिट में मोदी और पुतिन ने मिलकर तालिबान और पाकिस्तान दोनों के साथ खेला कर दिया और अब दूसरा खेला सितंबर के अंत में होगा, जब मोदी और बाइडेन व्हाइट हाउस में मिलेंगे, 1-to-1 बातें करेंगे। लेकिन इस ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले क्वाड के लीडर्स बैठेंगे। वीडियो बिल्कुल ऐसा ही होगा। फर्क सिर्फ यह होगा कि ये सारे लीडर्स वर्चुअली नहीं, आमने सामने मौजूद होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन होंगे और जापान के प्रधानमंत्री सोगा होंगे। और ये तय मानिए कि इस मीटिंग का पूरा फोकस तालिबान पर होगा और यकीनन पाकिस्तान पर भी होगा। क्वाड की मीटिंग में अभी थोड़ा वक्त है। उससे पहले SCO, UNGA और G20 भी होनी है और इन सब में एक एजेंडा तालिबान भी होगा। मगर कोरोना काल में क्वाड की बेहद अहम बैठक से पहले क्वाड के 2 सदस्य देश यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों का मिलना अब यह संदेश दे रहा है कि घेरने की तैयारी सिर्फ तालिबान और पाकिस्तान को नहीं है, चीन भी एजेंडे में है और इसीलिए चीन पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। हर लम्हा फिल्म एक नई मोड़ ले रही है।
हर रोज किसी न किसी मुल्क की अहम शख्सियत का दौरा फिल्म के नई सीन की मानंद होता है, इसलिए इन दौरों के पीछे क्या मकासद है ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। मोदी खुद अमेरिका का दौरा करने जा रहा है अगले चंद दिनों के अंदर, और ये मोदी का जब से जो बाइडेन की हुकूमत आई है पहला दौरा होगा, और ये दौरा भी अफगानिस्तान को लेकर है ना कि अगेंस्ट हम जंग लड़नी है तो क्वाड बनेगा तो हम फौज को दोबारा अरसर नौ, मतलब कभी टू फ्रंट वॉर, टू फ्रंट वॉर मतलब मिनी फ्रंट वॉर भी नहीं छेड़ सकते, टू फ्रंट है ही नहीं वॉर। अगर फ्रंट खुलेंगे तो बेशुमार फ्रंट खुलेंगे, टू फ्रंट नहीं है। अब ये ब्रिक्स का आज इजलास हुआ, ठीक है ना, मोदी साहब भी थे उसमें, पुतिन भी थे उसमें, शी जिनपिंग भी थे, सारे नहीं मामला क्या तय पाने हैं। वो पुतिन ने कहा कि हम अफगानिस्तान के हालात को देख रहे हैं और हम सबको मिलकर तय करने चाहिए। इस बीच आज ही ये खबर आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति को फोन मिलाया है। ये कर्टसी कॉल हो सकती है, मगर अंदर की खबर यह है कि मोदी के सामने बाइडेन का कद घटता जा रहा है, इसलिए बाइडेन अब मोदी मोदी करने लगे हैं। अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट का लेटेस्ट डेटा देख लीजिए, मोदी की रेटिंग बढ़ गई है, वो पहले नंबर पर बने हुए हैं, जबकि जो बाइडेन ना सिर्फ एक पायदान नीचे खिसके हैं बल्कि उनके नंबर्स भी घट गए हैं। 31 अगस्त 2021 को नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% थी और इसी दिन जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 48% थी, जबकि 7 सितंबर यानी एक हफ्ते में मोदी 71% पर पहुंच गए और बाइडेन 48% से घटकर 46% पर आ गए और 5वें से 6ठे स्थान पर लुढ़क गए। बाइडेन का लगातार गिरता ग्राफ और मोदी का लगातार बढ़ता ग्राफ एक बड़ी वजह है कि अब अमेरिका तालिबान और पाकिस्तान के मामले पर भारत को ही बड़ा प्लेयर मान रहा है। अमेरिका सहित दुनिया के बड़े बड़े देशों के टॉप जासूसों का भारत आना, अजीत डोवल से मीटिंग्स करना, मोदी से मिलना, इसी बात की तरफ इशारा दे रहा है कि अब दुनिया भारत के रोल को समझने लगी है और इसीलिए पाकिस्तान में जबरदस्त खलबली मची है। कि वो क्या बातें हैं जिसको लेके सीआईए चीफ गए थे और कहां से आए हैं, ये भी मैंने आपको बताना है। कहां मुलाकातें हुई हैं अजीत डोवल से, और अजीत डोवल की मुलाकात में अजीत डोवल ने आखिर कहा क्या था जिसकी वजह से वो सीधा पाकिस्तान आए। रूसी मुशीर कौमी सलामती जो है उनकी नई दिल्ली में अजीत डोवल के साथ मुलाकातें हुई हैं। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के सरबराह ने भी भारत का दौरा किया। दूसरी तरफ इसके सदर बाइडेन पाकिस्तान को आकड़ दिखा रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है। जो सीआईए के चीफ हैं, मोसाद के चीफ भी इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है और आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसराइल, अमेरिका और भारत जो है वो इस खित्ते के अंदर क्या आग लगाने जा रहे हैं। भारत के में बैठकर ईरान को साथ मिलाने की कोशिशें हो रही हैं। सीआईए पाकिस्तान है, मैंने बोला कि दो तरफा अमूर से मुतल्लिक सारी बातें आपके पास हुई, ऐसा नहीं है। अजीत डोवल ने एक दिन पहले मुलाकात की है, सीआईए इंडिया में थे और उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के कौन कौन से इकदाम हैं तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की दखल अंदाजी, उन्होंने कहा हमें मुस्तकबिल में अगर किसी से कोई ख़तरा है तालिबान से नहीं है, हमें पाकिस्तान से ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तान मुकम्मल सपोर्ट करने जा रहा है। मोदी का नाम सुनते ही पाकिस्तान थर थर कांपने लगता है। कुछ और रिएक्शंस आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले यह देखिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। अमेरिका में हुए लेटेस्ट सर्वे में अमेरिकी सेना के वेटरन्स और वोटर्स से पूछा गया कि अफगानिस्तान मामले पर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट को वो कैसे देखते हैं। इसके जवाब में 49% वेटरन्स और 45% वोटर्स ने उसे शेमफुल बताया। 51% वेटरन्स और 50% वोटर्स ने उसे एम्बैरेसिंग बताया। इसी पैमाने पर जब अमेरिकी सेना के वेटरन से यह पूछा गया कि अफगानिस्तान में किस राष्ट्रपति की विदेश नीति को अप्रूव करते हैं, इसके जवाब में 47% वेटरन्स ने बाइडेन की नीति को डिसअप्रूव किया, 37% वेटरन्स ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, 36% ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सिर्फ 31% ने ट्रंप की नीति को डिसअप्रूव किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइडेन को लेकर अमेरिका में गुस्सा कितना ज्यादा है। तमाम इंटरनेशनल सर्वे से भी यह बात क्लियर हो चुकी है, हर मोर्चे पर मोदी ने लीड बना रखी है और बाकी सारे वर्ल्ड लीडर्स उनके नीचे हैं। इसलिए मोदी पर सबका भरोसा कायम है और यह बात भी पाकिस्तान को चुभने लगी है। अमेरिका एक तरफ तो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर रहा, एक तरफ अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझ रहा है। जब से पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट और नो मोर कहा है अमेरिका को,
तो दूसरी जानिब अमेरिका के सीआईए के चीफ, उनकी खुफिया एजेंसी के चीफ, वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? देखें, इससे पहले जो सीआईए के चीफ हैं वो भारत से होकर आए हैं और अमेरिका और भारत जो है वो एक दूसरे के इत्तेहादी है। पाकिस्तान को और तालिबान को और खित्ते के बाकी ममालिक को, इनको सबको इस सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, इसका मुकाबला करने के लिए, ताकि हमारे खित्ते को दोबारा अमेरिका और भारत डिस्टेबलाइज ना कर सकें। यहां होशमंदी का तकाजा यह है कि पाकिस्तान इस विजिट के बारे में खित्ते के तमाम मुल्कों को कॉन्फिडेंस में ले, उनको बताए कि अमेरिका क्या चाह रहा है। बहरहाल पाकिस्तान में जो भी कमेंट्री हो, कितना ही तालिबान तालिबान क्यों ना किया जाए, ब्रिक्स ब्रिक्स क्यों ना चिल्लाया जाए, सीआईए चीफ, MI6 के चीफ, रूस के NSA की डोवल से मीटिंग पर कितना भी रोना क्यों ना रोया जाए, एक चीज तो कंफर्म है, मोदी के पास पाकिस्तान और तालिबान दोनों का परमानेंट इलाज है और अब पूरी दुनिया को मोदी की बाइडेन से मुलाकात का इंतजार है। अब खबर देश की सियासत की। 2 साल पहले सत्ता के बंटवारे पर अलग हुए बीजेपी और शिवसेना अब हिंदुत्व पर आमने सामने आ गए हैं और इस बार मुद्दा महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार गणपति उत्सव का बना। कोरोना को देखते हुए उद्धव सरकार ने पंडालों में श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगा रखी है। पंडालों में भीड़ ना आए, इसके लिए मुंबई में धारा 144 लागू है। बीजेपी ने इसे उद्धव सरकार का हिंदू धर्म पर हमला बताया तो शिवसेना ने पलटकर बीजेपी से पूछा, क्या उन्हें हिंदुत्व का मतलब भी मालूम है? महाराष्ट्र में सबसे बड़े त्योहार गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। मुंबई के सभी बड़े गणपति पंडालों जैसे लाल बाग के राजा, अंधेरी के राजा और GSB मंडल में विनायक विराज गए हैं, उनकी आराधना की जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने भी अपने अपने घरों में विनायक की प्राण प्रतिष्ठा की है। आखिर ये सूबे का सबसे बड़ा उत्सव जो है, गणपति उत्सव के साथ महाराष्ट्र के लोगों की धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हैं और ये उत्सव लंबे समय से पॉलिटिकल मैसेजिंग का भी जरिया बनता रहा है। 1 सदी पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव के जरिए लोगों को स्वराज के लिए एकजुट किया था, लेकिन इस बार गणपति उत्सव को लेकर महाराष्ट्र में सियासी संगीनें खिंच गई हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए उद्धव ठाकरे की सरकार ने गणपति उत्सव पर कई तरह की बंदिशें लगा दी हैं। पंडालों के बाहर दुकान खोलने पर भी रोक लगी है। मुंबई के मशहूर लाल बाग के राजा के पंडाल में प्रशासन और मंडल के बीच पंडाल के बाहर की दुकानें खोलने पर टकराव हो गया। हालांकि बाद में प्रशासन ने दुकानें खोलने की इजाजत दे दी, लेकिन इससे विनायक की प्राण प्रतिष्ठा में देर हो गई। गणेशोत्सव के पावन त्यौहार की शुरुआत आज से हुई है। मुंबई अपने गणेशोत्सव के लिए खासा जाना जाता है, लेकिन कोविड के चलते इस बार गणेशोत्सव की रौनक जो है थोड़ी सी फीकी ज़रूर पड़ गई है। ये तस्वीर हम आपको लाल बाग के राजा के मुख्य द्वार की दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस का जो बंदोबस्त है वो ज़बरदस्त तौर पर है। जो भी श्रद्धालु हैं, आम श्रद्धालु को यहाँ पर आकर बापा के दर्शन करने की अनुमति इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि कोविड नियमों का पालन करना भी बेहद ज़रूरी है। ऐसे में जो गेट है लाल बाग के राजा का, वहाँ पर बाकायदा मुंबई पुलिस द्वारा नोटिस लगाया गया है कि धारा 144 लागू है। अगर आपको लाल बाग के राजा का दर्शन करना है तो जो ऑनलाइन QR कोड है वो यहाँ पर दी गई है। गणपति उत्सव पर मुंबई में धारा 144 लगाई गई है। पंडालों में लोगों के आने पर मनाही है, सिर्फ पुजारी पूजा कर सकते हैं। सुरक्षा का सख्त पहरा है। लोगों को पूजा या आरती में शामिल होना है तो वो ऑनलाइन ही ऐसा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने का आंदोलन कर रही बीजेपी ने गणपति उत्सव पर पाबंदी को अपने लिए सियासी मौके के तौर पर देखा और लपक लिया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे ठाकरे सरकार की दबंगई बताया है। देखिए, हमने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि मंदिर खोला जाए। महाराष्ट्र में हमारी लगातार मांग है, केवल इसलिए नहीं है कि हमको जाकर ईश्वर का दर्शन करना है। हम तो हिंदू हैं, हमारे तो 33 करोड़ देव है, आप में भी हमारे भगवान है और यह दीवाल में भी हमारे भगवान है। लेकिन इन मंदिरों पर जो लोग छोटा छोटा काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, चाहे वो फूल बेचने वाले हो, अगरबत्ती बेचने वाले हो, हल्दी या कुमकुम बेचने वाले लोग हो, प्रसाद बेचने वाले लोग हो, मंदिर के पुजारी हो, मंदिर के सेवक हो, लाखों लोगों की एक अर्थव्यवस्था भी उसके ऊपर टिकी है। और जब हम महाराष्ट्र में दारू की दुकान, मदिरालय खोल सकते हैं
तो मंदिर बंद रखने का तुक क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर ये भी सुबुद्धि दे सरकार को। कोरोना महामारी को देखते हुए यूं तो महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने भी गणेश उत्सव को 11 दिन से घटाकर 5 दिन कर दिया है और गोवा में भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत से उत्सव मनाने की छूट दी है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र सरकार की पाबंदियों ने शिवसेना के दोस्त से दुश्मन बनी बीजेपी को हिंदुत्व कार्ड खेलने का मौका दे दिया है। ठाकरे के कट्टर राजनीतिक शत्रु नारायण राणे तो फडणवीस से भी एक कदम आगे निकल गए और उन्होंने उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे हिंदू विरोधी घोषित कर डाला। ना ये गलत है, गणपति के ऊपर पाबंदी लगाना यही गलत है। क्या कोरोना आज ही नहीं है, लास्ट 2 साल से कोरोना है। रिस्ट्रिक्शन काय के लिए डाल रहे? मूर्ति इतने फुट की होना चाहिए, तुम कौन होने? मूर्ति बड़ी हो छोटी हो उससे कोरोना कैसा बढ़ता है? घर का गणपति है ये क्या सार्वजनिक गणपति नहीं, हमारे घर के लोगों के लिए गणपति है। तो पाबंदी किस वजह से? ये सरकार गलत कर रही है, ये हिंदू धर्मीय के ऊपर अन्याय कर रहा है ये सरकार। अरे हिंदू और शिवसेना कोई मतलब नहीं है, वो सर्वधर्म समभाव राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ है। जिस दिन बीजेपी को छोड़ा उसी दिन हिंदुत्व उन्होंने छोड़ा है। बीजेपी की पॉलिटिक्स अपनी जगह, मगर महाराष्ट्र की महामारी भी एक हकीकत है। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में सबसे लंबे समय तक लॉकडाउन और दूसरी पाबंदियां लगानी पड़ी हैं। अब मुंबई और राज्य के दूसरे बड़े शहरों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। मुंबई में 15 दिनों के अंतराल के बाद 8 सितंबर को 500 से ज्यादा नए कोविड केस आए थे। अगर हम पिछले एक हफ्ते के दौरान महाराष्ट्र में नए कोविड केस पर नजर डालें तो हर दिन लगभग 4000 नए मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 3 सितंबर को 4313, 4 सितंबर को 4130, 5 सितंबर को 4057, 6 सितंबर को 3626, 7 सितंबर को 3898, 8 को 4174 और 9 सितंबर को 3457 नए केस सामने आए थे। मुंबई में भी करीब 15 दिनों की राहत के बाद कोविड केस बढ़ने लगे हैं। 8 सितंबर को मुंबई में 532 केस मिले थे तो 9 सितंबर को यह संख्या 457 थी। त्योहार का सीजन है, लोग खरीदारी के लिए बाहर निकल रहे हैं। मुंबई के बाजारों में भी भारी भीड़ देखी जा रही है। यह मंजर मुंबई की मशहूर दादर मार्केट का है। मुंबई की मंगलदास मार्केट गणपति उत्सव के सामान खरीदारी के लिए सबसे मशहूर है। इस मार्केट में भी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा। इस वक्त हम हैं मुंबई के मंगलदास मार्केट में। दोपहर का वक्त है, धीरे धीरे लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है। दक्षिण मुंबई का यह सबसे पुराना और सबसे बड़ा बाजार है और जिस तरह से गणेश उत्सव के त्यौहार के दौरान डेकोरेशन किया जाता है तो इस डेकोरेशन में इस्तेमाल होने वाले कई सारे सामान जैसे झालर, लाइट, फूल और अन्य साहित्य बड़ी सस्ती कीमतों में इस बाज़ार में मिलते हैं और इसीलिए न सिर्फ मुंबई बल्कि मुंबई के आसपास के शहरों से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं खरीदारी करने के लिए। दोपहर का वक्त है तब यहाँ पर इतनी भीड़ है। महामारी को देखते हुए सरकार ने जनता की जान बचाने के लिए उत्सव पर बंदिशें लगाई हैं। वहीं बप्पा के भक्त निराश हैं कि उन्हें इस बार भी महामारी के चलते अपने गणपति के दर्शन करने को नहीं मिल रहे हैं। कोरोना है पिछले साल भी काफ़ी पाबंदियां थी और इस साल भी पाबंदियां हैं। इस साल सरकार ने, पुलिस ने लोगों को कहा है कि यहाँ पर ना पहुँचें, मुख दर्शन नहीं हो पाएगा, वो ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। बोर्ड भी लगाए गए हैं लेकिन लोग फिर भी पहुँच रहे हैं क्योंकि आस्था इतनी ज़्यादा है। काका बाहर से ही हाथ जोड़ के जा रहे हैं। इस साल ज़्यादा अंदर जाने नहीं देता है, क्या करेगा, बहुत बड़े सब लाइन लगा ले। इधर क्या बोलते हैं, अंदर क्यों नहीं जाने देते? अंदर छोड़ता नहीं है वो लोग दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए किधर से लोग आते हैं। कितने साल से आप यहाँ पे आते हैं? हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। हाँ। और भी कई लोग यहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं। उन्हें आप भी दर्शन के लिए आई हैं? इस साल तो दर्शन नहीं है। क्या कह रहे हैं? बहुत नाराज हैं, दर्शन क्यों नहीं है इस बार? क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस बोल रहे हैं कि जो आदेश दिए है गवर्नमेंट ने वो फॉलो करो और ऑनलाइन दर्शन करो। बप्पा के भक्तों की इसी नाखुशी और निराशा को बीजेपी सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ठाकरे के हिंदुत्व पर सवाल उठा रही है। वहीं शिवसेना ने कहा है कि उन्हें किसी से हिंदुत्व का पाठ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। बीजेपी को भी जिम्मेदार विपक्ष जैसा बर्ताव करना चाहिए।
फडणवीस जी ने साफ तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका ये कहना है कि धारा 144 जो पुलिस ने लगाई है वो दबंगई है, ये एक नाइंसाफी है भक्तों के साथ। क्या कहें? ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस को मैं एक सूझबूझ वाले नेता में उनकी गिनती करती हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, और ये एक जागतिक महामारी है, पैंडेमिक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देश में लागू है, महाराष्ट्र में भी लागू है। ये हाईली इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है जो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे, लोगों को भड़का रहे कि आप बाहर निकलो और कोरोना फैलाओ। क्या ऐसा कहना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस? हिंदुत्व की सही व्याख्या अगर भारतीय जनता पार्टी वाले समझते हैं तो भगवान तो हम सब में है। डॉक्टर, पुलिस, नर्स, आज जो सारा टेक्निकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनमें क्या उनको भगवान दिखाई नहीं देता? हमको तो दिखाई देता है। और हिंदू धर्म तो इतना प्रगल्भ है, भले कोई पूरी जिंदगी मंदिर में न जाए फिर वो हिंदू कहला सकता है। महाराष्ट्र में अगले 6 महीने में नगर निकायों और जिला परिषदों के चुनाव होने हैं। ऐसे में हिंदुत्व की राजनीति के पर्दे के पीछे बहुत समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। बीजेपी बीएमसी को शिवसेना से छीनकर उसकी फाइनेंस की जड़ें हिलाना चाहती है। वहीं कांग्रेस की कमजोर होती ताकत को देखकर एनसीपी उसकी कीमत पर अपना विस्तार चाहती है। ऐसे में आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्प समीकरण बनते बिगड़ते दिख सकते हैं। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, उत्तर प्रदेश के 2 बाहुबली, अपने अपने इलाकों में इनकी जीत की गारंटी मानी जाती है। लेकिन ये दोनों बाहुबली नेता कभी एक साथ एक पार्टी में नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के हर शहर, हर गली नुक्कड़ पर आज सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि क्या मुख्तार और अतीक एक साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में जाएंगे। अतीक वहां पहले से हैं और अब मुख्तार अंसारी की बारी आई है। योगी के दुश्मन जिस तरह हाथ मिला रहे हैं, उसमें योगी की तैयारी क्या है, देखिए खास रिपोर्ट। ओवैसी की पार्टी में नए गैंगस्टर के आने की मुनादी हुई है। यूपी का सबसे बड़ा माफिया, यूपी पुलिस की हिस्ट्री शीट का मोस्ट वांटेड और पिछले 16 साल से यूपी और पंजाब की अलग अलग जेलों में बंद मुख्तार अंसारी अब असदुद्दीन ओवैसी की आंखों का तारा बना है। अतीक अहमद एंड फैमिली ने पहले ही ओवैसी की पार्टी ज्वाइन कर ली है और अब हैदराबाद वाले भाईजान ने मुख्तार अंसारी के लिए दारुल इस्लाम के दरवाजे खोले हैं। आज ही मायावती ने मऊ से मुख्तार अंसारी का टिकट काटा और आज ही ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के नाम प्रेम वाली पाती भेज दी, यानी चट मंगनी पट ब्याह। जेल में व्हील चेयर पर चलने वाला मुख्तार अंसारी 2022 के चुनाव में हाथी पर नहीं बैठेगा। अगर मुख्तार ने ओवैसी का ऑफर कबूल कर लिया तो वो पतंग के साथ उड़ेगा। 2022 की लड़ाई में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को साथ लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर चढ़ाई करने का प्लान बनाया है। तो योगी आदित्यनाथ भी अपने बुलडोजर के साथ रेडी है। पिछले 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी की लगभग 222 करोड़ की संपत्ति या तो गिरा दी है या कुर्क कर दी है। मुख्तार अंसारी के 248 गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई हुई और गैंग के खिलाफ 121 मुकदमे दर्ज किए गए। मुख्तार अंसारी के 6 गुर्गों पर एनएसए, 110 पर गैंगस्टर एक्ट और 41 गुर्गों पर गुंडा एक्ट लगाया गया है और मुख्तार अंसारी के 163 लोगों के आर्म्स लाइसेंस या तो जब्त कर लिए गए हैं या निरस्त कर दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़कर मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाकर यूपी की बांदा जेल में बंद किया है, जहां की सुरक्षा व्यवस्था को देखकर डॉन को भी डर लगता है। बीवी को आगे करके मुख्तार अंसारी कोर्ट जाता है, लेकिन वहां भी उसकी सुनवाई नहीं होती। जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के आवासीय फ्लैट संख्या 20/10/01 मेट्रो टावर पेपर मिल कंपाउंड थाना महानगर लखनऊ को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) की अंतर्गत कुर्क किया जाता है। सुनो सुनो सुनो।
ये योगी ही हैं जो बाकायदा लाउड स्पीकर पर अनाउंस करवाकर डॉन के खिलाफ एक्शन लेते हैं। ये तस्वीरें 5 अगस्त की हैं, जब लखनऊ में गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार की बीवी का अवैध फ्लैट सीज किया था। ओवैसी की पार्टी ने माफिया मुख्तार अंसारी के बारे में क्या क्या कहा है, हम विस्तार से दिखाएंगे। उससे पहले मुख्तार अंसारी पर बसपा की नई लाइन समझ लेते हैं। वजह कुछ नहीं है, ये पार्टी का अपना डिसीजन होता है और हम सभी पार्टियों में देखिए टिकट कटते हैं और देखिएगा अभी भारतीय जनता पार्टी में तो 100 टिकट कट जाएंगे। जब पार्टी को लगता है कि यहाँ से चुनाव और दूसरा आदमी अच्छा लड़ सकता है तो रिप्लेसमेंट होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा माफिया अपराधी है उनको पार्टी में। हाँ, तो ये तो सही है कि अब हमारी पार्टी तय कर चुकी है और सारे कोऑर्डिनेटर से कह दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट आप तलाशिए उसकी आपराधिक छवि को देख लीजिएगा, आपराधिक छवि ना हो वरना कार्रवाई करनी पड़ेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक के बाद एक 3 ट्वीट करके मुख्तार अंसारी को बसपा से बेदखल कर दिया। मायावती का कहना है कि 2022 में बसपा बाहुबली और माफियाओं को टिकट नहीं देगी। मऊ सीट से मुख्तार अंसारी की जगह मायावती अपने प्रदेश पार्टी अध्यक्ष भीम राजभर को मैदान में उतारेंगी। अब आपको 25 जनवरी 2017 का मायावती का बयान दिखाते हैं। मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल का बसपा में विलय कराते समय मायावती ने मुख्तार अंसारी एंड फैमिली को कैसे क्लीन चिट दे दी थी, सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड है। ऐसे लोगों के पार्टी में आने पर फिर हमने उन्हें हर स्तर पर उनकी कार्य क्षमता व उनके अपने खुद के समाज में उनकी अपनी पकड़ के हिसाब से, प्रभाव के हिसाब से अहमियत भी दी है। और इस बात का खास उदाहरण अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुख्तार अंसारी का खुद का अपना परिवार है, जिनके बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी होकर व द्वेष की भावना से इनके विरोधियों ने जबरन इन पर अनेकों आपराधिक मामले दर्ज करा के इनकी राजनीति में व समाज में तथा आम जनता में भी इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश की है। इनको अर्थात मुख्तार अंसारी परिवार को खासकर पूर्वांचल के कृष्णा नंद राय की हत्या से जो जोड़कर देखा जाता है तो ये घटना सन 2005 में सपा सरकार के समय में घटी थी, जिसे अब वर्षों बीत चुके हैं, जबकि इस मामले की सीबीआई जांच भी हुई है। लेकिन संबंधित अंसारी परिवार के मुताबिक इसकी पुष्टि के इनके आरोपी लोग आज तक भी कोर्ट में इसके पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाए हैं। 4.5 साल पहले मायावती मुख्तार अंसारी को मुस्लिम वोटों पर पकड़ रखने वाला और समाज का प्रभावशाली व्यक्ति बता रही थी। आज मायावती मुख्तार अंसारी को माफिया बता रही हैं। पहले मायावती मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमों को विरोधियों की साजिश बता रही थी। 4.5 साल बाद मुख्तार अंसारी मायावती की नजरों में बाहुबली हो गया। मायावती हो या अखिलेश यादव, मुख्तार अंसारी पर यूपी की पार्टियों की लाइन यूं ही बदलती रही है। अकेले योगी की पार्टी है जो मुख्तार को पहले भी माफिया मानती थी और आज भी माफिया ही समझती है। मेरी रही सरकार ने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि यदि किसी भी समाज व किसी भी धर्म के प्रभावशाली व्यक्ति को, मैं इस बात को फिर रिपीट करती हूँ, इसके साथ ही मेरी रही सरकार ने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि यदि किसी भी समाज व किसी भी धर्म के प्रभावशाली व्यक्ति को उसके किसी विरोधी द्वारा किसी भी द्वेष की भावना से उस पर जबरदस्ती फर्जी अपराध के गंभीर आरोप लगाकर उसे जेल की सलाखों में भिजवा दिया है, तो फिर इस किस्म के षड्यंत्र के तहत फर्जी फंसाए गए लोगों के साथ मेरी सरकार ने कभी भी कोई अन्याय नहीं होने दिया। मुख्तार अंसारी पर मायावती की नई लाइन और पुरानी लाइन आपने समझ ली, लेकिन मायावती के पुराने सहयोगी इसकी वजह कुछ और बता रहे हैं। उनसे बड़ी कोई थैली वाला तैयार हो गया होगा, उनसे कोई बड़ी तैयारी वाला मिल गया होगा, इसलिए यह जानते हुए कि
कि मुख्तार अंसारी क्या है, उसके बावजूद दो बार उनको टिकट दिया, और ये जानते हुए भी कि जिस मुख्तार अंसारी को दो बार उन्होंने टिकट दिया आज उसी को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से बात इसके पीछे कुछ और है। माफिया होना कारण नहीं है, माफिया होना अगर कारण होता तो पहले भी इनको टिकट नहीं मिला होता। मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल से अलग है उसका पॉलिटिकल प्रोफाइल। माफिया मुख्तार अंसारी मऊ से 5 बार का विधायक है। मुख्तार 2005 से ही जेल में बंद है। 4 बार मुख्तार ने जेल से ही चुनाव जीता है। मुख्तार पहली बार 1996 में बसपा के टिकट पर मऊ से विधायक बना। 2002 और 2007 में वो निर्दलीय विधायक रहा। 2012 में कौमी एकता दल बनाकर मुख्तार ने चुनाव लड़ा और विधायक बना। 2017 में मुख्तार अंसारी फिर बसपा के टिकट पर विधायक बना। 2009 में मुख्तार अंसारी बसपा के टिकट पर ही वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है। मुख्तार अंसारी अकेले पॉलिटिक्स में नहीं है। मुख्तार अंसारी गैंग को पॉलिटिक्स का कवर देने के लिए पूरी फैमिली ही सियासत में है। मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी अभी बसपा से ही सांसद हैं। 2019 में अफजाल अंसारी ने गाजीपुर सीट पर बीजेपी के मनोज सिन्हा को हराया था। 2004 में अफजाल अंसारी सपा के टिकट पर सांसद बने थे। अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद से 5 बार विधायक रह चुके हैं। 1985, 1989, 1991 और 1993 में अफजाल सीपीआई के विधायक थे और 1996 में वो सपा के विधायक बने। अभी हाल ही में मुख्तार के बड़े भाई और 2 बार के विधायक सिबतुल्ला अंसारी सपा में जा चुके हैं। इसलिए कयास ये भी है कि डॉन का परिवार अब सपा के साथ जा सकता है। मगर अखिलेश यादव जब तक कोई फैसला लेते, ओवैसी की पार्टी ने मुख्तार अंसारी को ऑफर दे दिया। जब तक अतीक अहमद साहब, मुख्तार अंसारी साहब से इन लोगों को फायदा था, तब तक के पार्टी में भी ले रहे थे और विधायक भी चुनाव का टिकट भी दे रहे थे। आज बुरे वक्त में उनके साथ ये खड़े नहीं हो रहे हैं और उनका टिकट काट रहे हैं। मैं मायावती जी से पूछ रहा हूं कि क्या पहले मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे पिछले चुनाव में? मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। MIM सबके लिए दरवाजे उसके खुले हैं। जिन मुसलमानों को टिकट चाहिए है, आप हमारे पास आइए, हम आपको देते हैं टिकट। असदुद्दीन ओवैसी ने जब से यूपी के सियासी अखाड़े में कदम रखा है, फुल हिंदू मुसलमान चल रहा है। लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, ओवैसी जहां भी गए मुसलमानों को अपने पीछे लामबंद करने की कोशिश करते रहे। 2014 से जब से मुल्क में बीजेपी की हुकूमत बनी, जब से इस मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एक मंसूबाबंद तरीके से इस मुल्क के सेकुलरिज्म को कमजोर करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी, उस वक्त से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत का ये जो सेकुलरिज्म है, भारत की जो खूबसूरती है भाईचारगी की, उसको तब्दील करके इस मुल्क को हिंदुत्व राष्ट्र में तब्दील किया जाए। बोलते हैं ओवैसी मुसलमानों के वोट को ले लेगा, क्या मोदी हिंदू वोट को नहीं ले रहे हैं? क्या योगी हिंदू वोट को नहीं ले रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी हिंदू वोट को नहीं ले रहे हैं? समाजवादी से पूछेंगे तो बोलेंगे हम यादव वोट को लेते हैं। तो यादव क्या मुसलमान या हिंदू है? बाराबंकी में ओवैसी ने बिना इजाजत पब्लिक प्रोग्राम किया। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की, जिसके बाद ओवैसी पर केस दर्ज हो गया। धारा 732/21, धारा 153, धारा 188, धारा 269, धारा 270 और महामारी एक्ट के अलावा ओवैसी पर तिरंगे के अपमान का भी मुकदमा लगा है। मजलिस के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी इसी महीने दोबारा यूपी का दौरा करने वाले हैं। 22 सितंबर को संभल, 25 सितंबर को प्रयागराज, 26 सितंबर को कानपुर और 30 सितंबर को बहराइच में ओवैसी की रैली होगी। कुछ लोग कहते हैं कि ओवैसी जितने आक्रामक होंगे उतना ही ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि मुसलमान वोट एकजुट हुए तो हिंदू वोट भी योगी के पीछे चले जाएंगे।
यूपी के इस मुश्किल दंगल में प्रियंका गांधी भी उतरी हैं। प्रियंका ने लखनऊ जाकर कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग की। प्रियंका यूपी प्रदेश कांग्रेस के इलेक्शन पैनल से भी मिली और 12,000 किलोमीटर पैदल चलने का प्रोग्राम फाइनल किया। यूपी चुनाव में अभी 6 महीने की देर है, लेकिन गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक जबरदस्त पोलराइजेशन हो रहा है। ओवैसी अखाड़े में घुस चुके हैं और कांग्रेस अभी वहां घुसने की कोशिश कर रही है, मगर फिलहाल अखाड़े के उस्ताद तो योगी आदित्यनाथ ही हैं। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे पहाड़ खिसकने से कहां आई बड़ी आफत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।